Welcome again. Now we will start May series of current affairs. So, very first current affairs, which is very important, we have this from Badminton Championship, Asia Badminton Championship 2023. यहाँ पे सात्विक एंड चिराग, ये दो हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स बैडमिंटन के, देवर कॉन्ग्रेचुलेट बाई मोदी जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो दिस वाज फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप टाइटल। तो डबल्स पेयर में मेंस में विन करने वाले ये पहले बने हैं। मोदी जी कॉन्ग्रेचुलेटेड देम। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? दुबई में हुई थी। इससे पहले जो जीते थे वो दिनेश खन्ना थे, जिन्होंने 1965 में गोल्ड जीता था। तो अब 58 ईयर्स के बाद हमें गोल्ड मिला है। 58 साल के बाद हमें फाइनली दोबारा गोल्ड ये मिला है। 58 ईयर्स के बाद दोबारा गोल्ड आया, वो भी डबल्स चैंपियनशिप में। ओके, तो ये हो गए हमारे सात्विक एंड चिराग। नेक्स्ट, ये नए चैंपियन आए हैं चेस के, न्यू वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ही इज़ द फर्स्ट मेल चैंपियन फ्रॉम चाइना। चाइना से ये पहले मेल हैं जो इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। इन्होंने हराया किसको? रशिया के नेपोमेनिए छिती, इन्होंने इसको हराया। मैग्नस कार्लसन पिछले 10 साल में लीजेंडरी चेस प्लेयर रहे हैं। मैग्नस कार्लसन, ही इज़ फ्रॉम नॉर्वे, नॉर्वेजियन। तो पिछले साल इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ही वॉन्ट डिफेंड हिज वर्ल्ड टाइटल। तो लास्ट ईयर के विनर तो यही है, लेकिन इस साल इन्होंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो इसीलिए जो नए चेस चैंपियन आपके बने हैं, ये इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। चाइनीज डिंग लॉरेन, न्यू चेस चैंपियन ऑफ वर्ल्ड। ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? दिस वॉज हेल्ड इन अस्ताना, कजाकिस्तान, ऑल्सो नोन एज नूर सुल्तान, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। और अगर बात करें तो चाइना से ही एक फीमेल प्लेयर है, जू वेंजू। ये भी वर्ल्ड में चेस नंबर 1 प्लेयर है। पिछले साल इन्होंने भी ये खिताब जीता था। तो फीमेल प्लेयर ऑलरेडी चाइना में नंबर 1 है। तो अगर आज की बात करें तो वेदर मेल मेल चेस और फीमेल चेस, दोनों में ही चाइना नंबर 1 है। नंबर 1 चेस चैंपियनशिप की टाइटल दोनों चाइना के पास हैं। तो अब जुलाई में चैंपियनशिप होएगी दोबारा से, फीमेल वाली फीमेल चैंपियनशिप जुलाई में होगी। देन जू वेंजू शेल विल डिफेंड हर टाइटल इन जुलाई 2023। तो ये दोनों, जू वेंजू एंड डिंग लॉरेन, बोथ फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट, ये फिएस्को रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं। इनके अगेंस्ट हमारे देश के लीजेंडरी रेसलर्स, जिसमें से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और ओलंपिक मेडलिस्ट भी साक्षी मलिक जैसे, और भी इनके साथ कई लोग आ गए हैं। और ये जंतर मंतर पे इन्होंने स्ट्राइक धरना दे रखा है अगेंस्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह। इनको लेके इन्होंने एफआईआर भी इनके अगेंस्ट हालांकि लॉज हो चुकी है, पर उस पर एक्शन अभी कोई हुआ नहीं है। इनके नवजोत सिंह सिद्धू, इंडियन इंडियन क्रिकेटर फॉर्मर, ये भी इनके सपोर्ट में आ गए हैं। विलेज विलेज कम्युनिटीज़, वो भी रेसलर्स के सपोर्ट में आ गई हैं। तकरीबन सभी पॉलिटिशियंस इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं एक एक करके। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा जी। हालांकि इन्होंने, इनकी जो ये एक्ट है, प्रोटेस्ट करने वाली जो एक्ट है प्लेयर्स की, दैट वाज रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन बाय प्रेसिडेंट ऑफ आईओए। तो इनका भी कहना अपना है। उसके बाद एमसी मैरी कॉम आए। एमसी मैरी कॉम को हेड अपॉइंट किया हुआ है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन। इसकी हेड एमसी मैरी कॉम बना रखी हैं। और इनका काम क्या है? ये भी वैसे स्पोर्टर्स सपोर्ट में आई है रेसलर्स के। और एमसी मैरी कॉम का काम ये है कि ये जो एथलीट्स कमीशन बना रखा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग वॉइस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। स्पोर्ट्स पर्सन की जो बातें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, उन पे सुनवाई की की जाए, उसके लिए ये कमीशन बना रखा है, जिसकी हेड है एमसी मैरी कॉम। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल धरना जारी है। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इंडिया हैज़ ओवरटेकन ऑस्ट्रेलिया टू रिगेन नंबर 1 पोजीशन इन आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग। इससे पहले
2021 दिसंबर के आसपास इंडिया नंबर वन था। उसके बाद अब हुआ है नंबर वन टेस्ट रैंकिंग में, ऑस्ट्रेलिया को हट पीछे छोड़ के इंडिया नंबर वन हो गया। सेकंड, बेल्जियम्स लूका ब्रेसल बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम कॉन्टिनेंटल यूरोप टू विन द स्नूकर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। शेफील्ड में ये चैंपियनशिप हुई, स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसको जीता बेल्जियम के लूका ब्रेसल ने, और ये पहले प्लेयर बने हैं यूरोप से जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। बैडमिंटन लीजेंड्स लिन डैन ऑफ चाइना, ये लिन डैन के लीजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर हैं चाइना से। ही इज 2 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट, 2 बार इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, ओलंपियन 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट। और मलेशिया से हैं ली चोंग वी, ली चोंग वी, ये नाम नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है, ली चोंग वी फ्रॉम मलेशिया। ये लिंडन 2 बार वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक में गोल्ड मेडल, और 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है लिंडन फ्रॉम चाइना। और ली चोंग वी, इनके नाम है 349 वीक्स तक वर्ल्ड नंबर वन रहने का रिकॉर्ड, जो अब तक का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर है एज नंबर वन रैंक होल्डर। तो नंबर वन रैंक होल्डर फॉर 349 वीक्स कंटिन्यूसली ली चोंग वी फ्रॉम मलेशिया एंड लिन डैन ऑफ चाइना विल बी इंडक्टेड इनटू BWF हॉल ऑफ फेम फॉर 2023। और ये सेरेमनी 26 मई 2023 को होगी कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में ये सेरेमनी होगी जहाँ पे इनको इंडक्ट किया जाएगा हॉल ऑफ फेम में। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट इनोवेटिव स्टेट अमंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात करें तो सबसे इनोवेटिव स्टेट कौन सी बन के आई अभी? नाउ द आंसर इज कर्नाटका। उसके बाद दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव तेलंगाना, और फिर तमिलनाडु। ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मोस्ट इनोवेटिव स्टेट, जिसमें नंबर वन हो जाएगी हमारी कर्नाटका। सर्वे किसने कंडक्ट किया था? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। ये ज्वाइंट सर्वे था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और साथ में UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का ये ज्वाइंट सर्वे था। नेक्स्ट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये इसमें, और ये न्यू दिल्ली में एक भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन्होंने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन दी है। तो यहाँ पे ये है क्या? दिस इज 4 नेशन, 4 कंट्रीज़ का बना हुआ एक ब्लॉक है, जिसमें आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड, ये 4 कंट्री हैं। इसकी लेटेस्ट मीटिंग अभी न्यू दिल्ली में हुई थी, और यहाँ पे अभी एक, हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पक्ष में बात हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से फाइनलाइज हुआ नहीं है। यहाँ पे ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया है, और दोनों के लिए, इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। तो ये ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ओके, नाउ सेबी वर्सेस अदानी। अदानी के खिलाफ जनवरी में एक हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलिंग होती है जब आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ ना हो, कोई स्टॉक आपके पास नहीं है, लेकिन आप उसको बेच दें और बाद में उसको बाई करें, तो उसको शॉर्ट सेलर बोलेंगे। इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की कि अदानी के स्टॉक्स के प्राइसेस में जो पिछले कुछ सालों में बेतहाशा जंप देखने को मिला है, दैट हैज़ बीन मैनिपुलेटेड, वो मैनिपुलेट हुआ है। तो लगाए थे वो थे कमिटिंग अकाउंटिंग फ्रॉड, इन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। दूसरा, यूजिंग टैक्टिक्स टू इन्फ्लेट रेवेन्यू को इन्फ्लेट करने के लिए टैक्टिक्स यूज़ किए हैं। और एंड स्टॉक प्राइसेस को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने कुछ इलीगल मेथड्स यूज किए हैं एज पर हिंडनबर्ग। जबकि डेट पाइल्ड अप, डेट यानी कर्जा लगातार बढ़ा है, लेकिन फिर भी इनका रेवेन्यू कैसे बढ़ा हुआ दिख रहा है और कैसे इनके स्टॉक प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चनेबल एज पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। ठीक है, तो हालांकि ये इसको लेके पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा फेवर में नहीं है कि 6 मंथ्स का टाइम और दिया जाना। जयराम रमेश जो कांग्रेस के मिनिस्टर रह चुके हैं यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका ये कहना है 6 महीने और देने का मतलब है कि सेबी अब जो इसके खिलाफ थोड़ी बहुत
एक्यूजेशन है उनको डंप करने की कोशिश करेंगे, मैटर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ना कि एक्यूजेशन को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो और टाइम देना वो भी 6 मंथ्स का, उसके फेवर में ज़्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं हैं अभी। तो देखते हैं सेबी कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करता है भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस को, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं हमारी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस उनको रेगुलेट करता है। सेबी चीफ कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी चीफ मधावी, माधवी या मधावी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, पूरी PURI BUCH, मधावीपुरी बुच। ये एक नोट था संजय प्रकाश राय शेरपुरिया के बारे में। इनको यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने अरेस्ट किया है फॉर फ्रॉड एंड चीटिंग। फ्रॉड और चीटिंग के लिए इनको अरेस्ट किया गया। ये हैं कौन? ये एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है रूरल यूथ एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन। रूरल यूथ एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन ये चलाते हैं। और दिसंबर में लास्ट ईयर केंद्र सरकार ने इनको इतना, ये अमाउंट कितना है आप देख लीजिए, इतना लोन, इतने रुपए का लोन इनको दिया था। और इनके एडवाइजरी बॉडी में, जो इनका एनजीओ है उसके एडवाइजरी बॉडी में रिटायर्ड IAS IPS और आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। और इनकी जो फर्म है, इनकी जो एनजीओ है रूरल यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन, ये एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रजिस्टर्ड है। एंड नाउ व्हाट इज ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? तो हिज एनजीओ इज ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसका क्या मतलब है? तो कंपनीज एक्ट 2013 ये बताती है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है। इट मीन्स ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड, BY होगा, लिमिटेड बाई द मेमोरेंडम ऑफ सच अमाउंट as the member may undertake to contribute to the assets of the company in the events of being wound up। ठीक है, यानी कि अगर XYZ 3 मेंबर हैं और तीनों 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 1 लाख कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कंपनी अगर बाद में वाइंड अप होती है तो इनकी जो लाइबिलिटी है वो केवल 1 लाख एक लाख रुपए तक ही रहेगी, ज़्यादा की नहीं होगी। तो एक तरह से अपनी लाइबिलिटी को ये लिमिट करके चल रहे हैं। ज़्यादा अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो इनका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, केवल 1 लाख रुपए तक ही इनको प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज अ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। ठीक है, तो वैसे ही यूजुअली दिस स्ट्रक्चर इज पुट इन प्लेस फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये इन दोनों के लिए, चैरिटेबल्स के लिए और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इनकी भी एनजीओ इस तरह से रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट 100 एपिसोड्स ऑफ मन की बात, मोदी जी की मन की बात को 100वां एपिसोड अभी 30 अप्रैल को टेलीकास्ट हुआ रेडियो पे। पहली बार ये 3 अक्टूबर 2014 को एयर किया गया था। इसी इवेंट पे एक बुक भी लॉन्च हुई है। नेम ऑफ द बुक इज इम्पोर्टेंट, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, एंड ऑथर्ड बाई शशि शेखर वेमपति। ये इसके ऑथर है। SSV इज द ऑथर। ठीक है, उसके अलावा अगर देखते हैं तो और कौन कौन से ऐसे वर्ल्ड में पॉलिटिकल लीडर रहे हैं जिन्होंने रेडियो का यूज़ किया है। यहाँ पे फायर साइड चैट्स के नाम से एक सीरीज स्टार्ट हुई थी। US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसको 30 रेडियो सेशन उन्होंने दिए थे बिटवीन 1933 1944, इन 10 साल के अंदर। उसके अलावा सेकंड जो रोनाल्ड रीगन, इन्होंने भी डेली रेडियो कमेंट्री को यूज़ किया था बिटवीन 1975 टू 1979। और हमारे भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो स्टार्ट की थी जर्मनी रेडियो सर्विस का, एज अ पार्ट ऑफ जर्मनी रेडियो सर्विस इन 7 जून 1942। तो ये हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। रेडियो एंश्योर्स लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ऐसे एरिया जहाँ पे टीवी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, रेडियो तो वहाँ पे है। तो इसलिए मोदी जी ने रेडियो का यूज़ किया। ये ओबिचुरी बड़ी इंपॉर्टेंट, इनकी डेथ हुई राणा जीत गुहा, और ये हिस्टोरियन थे। ही वॉज ए डोयन ऑफ सबल्टन स्कूल। सबल्टन स्कूल के बारे में ये ज़्यादा लिखा करते थे।
Subaltern क्या है? It refers to any class of people, usually peasants and workers, who are subject to hegemony of another more powerful class. एक ऐसी क्लास जो पीजेंट और वर्कर्स की है और जिसके सुपीरियर हैं पावरफुल क्लास, ये पावरफुल क्लास के अंडर ये लोग काम करते हैं, इन्हीं के इशारों पे ये लोग चलते हैं। तो दिस इज सबल्टन स्कूल। पायनियर, इसके पायनियर थे राणाजीत गुहा। एक और ओबिचुरी यहाँ पे, डॉक्टर एम गोपाला कृष्णन, इवन मोदी जी कंडोल्ड हिज डेथ। ये फॉर्मर साइंटिस्ट CSIR, ठीक है। ही फाउंडेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज। तो ये आपके साइंटिस्ट रहेंगे, डॉक्टर एन गोपाला कृष्णन। अब यहाँ पे 11% हैव डाइड इन लुधियाना। लुधियाना में इंडस्ट्रियल एरिया में अभी कंफर्म नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के हालांकि कुछ रेमनेंट्स वहाँ के इन्वायरमेंट में मिले हैं, जो टेस्ट किया गया है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सीवर है वहाँ पे कास्टिक सोडा डाल दिया गया है। कास्टिक सोडा हैज़ बीन पुट इन द सीवर लाइंस ऑफ लुधियाना, ताकि ये गैस नलीफाई हो जाए पूरी तरह से। H2S गैस की स्मेल रोटन एग स्मेल जैसी होती है, रोटन सड़े हुए अंडे जैसी इसकी स्मेल होती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ये पॉइजनस भी हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो इसको लेके एक कमेटी भी बना दी गई है, और जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजा भी अनाउंस हो गया है। तो देखते हैं। वर्कर्स डे, ऑल्सो नोन एज मे डे इन सम कंट्रीज, तो ये पूरे वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेट होता है। 1 मई 1886 को अमेरिका में स्ट्राइक हुई थी 48 घंटे पर वीक को लेके, ठीक है। तो 48 आवर्स पर वीक के अगेंस्ट स्ट्राइक हुई थी। हालांकि इसके 3 दिन बाद 4 मई को उस पॉइंट, उस जगह पे जहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी, पता नहीं कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और बॉम्ब ब्लास्ट में फायरिंग हो गई, पुलिस ने फिर फायरिंग कर दी। बाद में खैर मैटर रिजोल्व हुआ, और अल्टीमेटली 1 मई को सेलेक्ट किया गया कि हम एक इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर डे या फिर मे डे सेलिब्रेट करेंगे। तब से ये सेलिब्रेट होता आ रहा है। तो 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, सो 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया इतना यहाँ पे? अब लास्ट कुछ महीने पहले कर्नाटका ने, और अब हाल फिलहाल में तमिलनाडु ने, इन्होंने एक लेजिस्लेशन पास की, कानून पास किया, जिसमें वापस 48 आवर्स पर वीक का इन्होंने, जो जिसको लेके इंटरनेशनल स्ट्राइक्स हुई थी, इन्होंने वापस इम्प्लीमेंट कर दिया है। हालांकि M K स्टालिन जो तमिलनाडु के CM हैं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है कि अमेंडमेंट टू फैक्ट्रीज एक्ट हैव बीन विड्रॉन। ये जो प्रोविज़न अमेंडमेंट फैक्ट्रीज एक्ट में लेके आए थे, जिसमें 48 घंटे पर वीक का प्रोविज़न था, उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया है आफ्टर इंटेंस अपोजिशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि प्रेसिडेंट, फिलीपींस के प्रेसिडेंट को इनवाइट करेंगे और उनको होस्ट करेंगे। यहाँ पे जो बाइडन सेट टू होस्ट प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस, ये नाम याद रखिएगा, फर्डिनेंड मार्कोस फिलीपींस के। फिलीपींस ने US को एक्सेस दिया अपनी कंट्री में 5 और ज़्यादा बेस बनाने का, 5 more BASES बेसिस ऑन द अदर आइलैंड्स नियर टू चाइना। अब साउथ चाइना सी में चाइना की एग्रेशन को देखते हुए, ताइवान की तरफ एग्रेशन को देखते हुए, चाइना की एग्रेसिव एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए US ने फिलीपींस में ऑलरेडी 4 बेस हालांकि बना रखे हैं। अब 5 और बेस बन के टोटल 9 बेस हो जाएंगे अमेरिका के फिलीपींस के अंदर, ठीक। तो नेक्स्ट, आरिफ अलवी रिटर्न्स एंटी करप्शन बिल। ये दूसरा बिल इन्होंने रिटर्न किया। इससे पहले इन्होंने एक और बिल रिटर्न किया था पाकिस्तान में, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को कम करने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने पास किया था, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने रिटर्न कर दिया था। नाउ दिस बिल हैज़ ऑल्सो बीन रिटर्न। तो इसमें इन्होंने क्या पाया कि ये जो बिल है, ये एक प्रीवियस, पहले भी एक ऐसी ही अमेंडमेंट ऑलरेडी पार्लियामेंट कर चुका है, और वो सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज है, यानी अभी उस पर ट्रायल चल रहा है, फाइनल डिसीजन आया नहीं है। मैटर इज स्टिल सब जुडिस। सब जुडिस मीन्स मैटर बिफोर कोर्ट,
मैटर अभी कोर्ट के अंडर है, अभी डिसीजन नहीं आया है, तो इसलिए उस पर लेजिस्लेशन अभी पार्लियामेंट नहीं कर सकता। बिल का नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट बिल 2023, रिटर्न बाई आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। रेफरेंडम इन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव ने रेफरेंडम करवाया, जिसमें इन्होंने रिफॉर्म्स क्या प्रॉमिस किए रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नए कॉन्स्टिट्यूशन करवाने के लिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने रेफरेंडम पास करवाया, विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड 90% मेजोरिटी के साथ। ये रेफरेंडम अप्रूव हो गया है। अब उज्बेकिस्तान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। 5 ईयर्स टर्म होती है प्रेसिडेंट की, जो कि बढ़ के 7 ईयर्स हो जाएगी अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिफॉर्म्स भी ज़्यादा अच्छे से दिए जाएंगे। प्रेस फ्रीडम के लिए भी इसके अंदर बातें होंगी, ज़्यादा अच्छे से ग्रांट होंगी। कंट्रीज प्रेसिडेंट टू स्टेन ऑफिस अंटिल 2040, 2040 तक 2 टेन्योर और इनको मिलेंगे। 2023 अभी है ही, और इनकी टेन्योर एंड होगी 2026 में। तो 2026 में, और 7 7 साल का टेन्योर अगर होएगा तो 2040 तक ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे फिर। तो दिस वाज अबाउट रेफरेंडम इन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, और ये वही ताशकंद है जहाँ पे ताशकंद एग्रीमेंट के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री भारत के, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। ताशकंद डिक्लेरेशन, ताशकंद समझौते के बाद जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसको लेके जो डील करनी थी, उसको करने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे। दैट वाज देन पार्ट ऑफ यूएसएसआर, वो रशिया का पार्ट था उस टाइम पे। ताशकंद में मीटिंग हुई, एग्रीमेंट साइन करने के बाद उसी रात उनकी फिर डेथ हो गई। A K मोहंती, अजीत कुमार मोहंती, इनको, ये फिजिसिस्ट हैं, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो AEC के ये चेयरमैन अपॉइंट हुए A K मोहंती, रिनाउंड फिजिशियन, रिनाउंड फिजिसिस्ट। नेक्स्ट वी हैव टकर कार्लसन। इनको भी फायर कर दिया गया। ही वॉज फायर्ड बाई फॉक्स कॉरपोरेशन। फॉक्स न्यूज़ हमने लास्ट मंथ देखा था, फॉक्स न्यूज़ के अगेंस्ट डोमिनियन वोटिंग सिस्टम ने डिफेमेशन सूट फाइल किया, तो फॉक्स न्यूज़ एग्रीड टू पे $787.5 मिलियन। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही लास्ट टाइम इलेक्शंस ओवर हुए, तो फॉक्स न्यूज़ कॉरपोरेशन ने न्यूज़ चला दी कि वोटिंग मशीन हैव बीन रिग्ड। वोटिंग मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के वोट तो कम हो गए हैं और जोए बाइडन साहब के वोट बढ़ गए हैं। तो इसको लेके डोमिनियन वोटिंग सिस्टम ने डिफेमेशन सूट फाइल किया था, जिसमें फॉक्स न्यूज़ अब एग्री हो गया। अब यहाँ पे जो होस्ट थे शो के, टकर कार्लसन, इनको निकाल दिया गया फॉक्स कॉरपोरेशन से। फॉक्स कॉरपोरेशन ओन्ड बाई 92-ईयर-ओल्ड रूपर्ट मर्डोक। रूपर्ट मर्डोक इसके ऑनर है। ये पहली इनॉग्रल है, पहली ओशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हमारे नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार, वो भी गए वहाँ पे। तो हार्बर फेस होगी, 2 फेस हैं इसकी, एक हार्बर फेस है, दूसरी सी फेस है। हार्बर फेस है चेंगी नवल बेस में होगी यहाँ पे 2 से 4 मई, जो कि हो चुकी है। और अब सी फेस होनी है 7 से 8 मई 2023 इन साउथ चाइना सी। ये वही साउथ चाइना सी जहाँ पे चाइना की हेगेमोनी है, साउथ चाइना सी में। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे INS डेली, और ये भारत का पहला इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और दूसरा INS सतपुड़ा, और ये इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्राइगेट है। ये ईस्टर्न इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट विशाखापट्टनम में जो इसका बेस है, वहाँ की ये उसकी पार्ट है। तो नाउ दिस वुड गो देयर। अब ये दिस AIME इज होस्टेड बाई, rather co-hosted by Indian Navy and Republic of Singaporean Navy.
इनोग्रेटेड बाय चीफ ऑफ नवल स्टाफ, हमारे चीफ नेवी के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने इनोग्रेट किया जॉइंटली विद सिंगापुर हेड। उसके बाद AIME रेनफोर्सेस दिस बिलीफ एंड इंडियाज कमिटमेंट टू एक्ट ईस्ट, भारत की जो कमिटमेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसकी, उसी के फर्दर में ये, एंड इट्स एंडेवर टू एंश्योर सागर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सागर की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। ये हमारे नेवी चीफ हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सागर पॉलिसी, अभी सागर हमने देखी, तो इसी की पॉलिसी के फर्दर काम करते हुए रक्षा मंत्री हमारे भारत के MOD श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने मालदीव को अभी अभी हैंड ओवर की फास्ट पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप, इन्होंने ये मालदीव को दी हैं अभी अभी हैंड ओवर। और मालदीव की डिफेंस मिनिस्टर मारिया दीदी, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मालदीव। अब ये प्रयाग है, प्रयाग स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज एट NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा। इन इसकी एक वर्कशॉप अभी भी हुई स्लज मैनेजमेंट को लेके, जहाँ पे इस प्रयाग का डिस्कशन हुआ। सो वी मस्ट नो दी फुल फॉर्म ऑफ प्रयाग। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? NMCG के डायरेक्टर जनरल है श्री जी अशोक कुमार। वाटर क्लीनिंग की बात करें तो वाटर कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज की थी 2023 की, ये मार्च 24-25 मार्च के आसपास हुई थी। दिस वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ये हुई थी। और इससे पहले हुई थी 1977 में हुई थी। 1977 के बाद अब 2023 में होती है। करीब करीब 46 ईयर्स के बाद, 46 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस अब हुई है 2023 में। 1977 की कॉन्फ्रेंस अर्जेंटीना में हुई थी। अर्जेंटीना hosted that conference and now in 23 hosted by New York. New York hosted this conference in March. इंस्टॉलेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू इन मॉरिशियस, यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर मॉरिशियस में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू इंस्टॉल हुआ, तो उसके लिए मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट दिया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, इन्होंने 5000 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होमलैंड, जहाँ पे इनको स्टैचू इनॉग्रेट हुआ। ये स्टैचू आप फोटो में देख सकते हैं। गुजरात एंड महाराष्ट्र कमेमोरेटेड देयर 63rd फाउंडेशन डे। फर्स्ट में महाराष्ट्र डे भी बोलते हैं इसको। 1960 में दोनों बने थे ये। बड़ौदा स्टेट हुआ करती थी, बड़ौदा से अलग होकर दोनों फिर ये बने थे। बॉम्बे एक स्टेट थी, बॉम्बे और बड़ौदा, दोनों के अंदर कुछ चेंजेस करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए थे। तो 1960 इज़ द ईयर टू बी रिमेंबर। फर्स्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ न्यू लो कोस्ट स्टार सेंसर, ये पहला टेस्ट लॉन्च हुआ यहाँ पे। स्टारबेरी सेंस है जो लो कोस्ट सेंसर बनाया गया है भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने बनाया है। और ये PSLV C55 जो भी इसने पिछले हफ्ते लॉन्च किया था उसमें था। दिस इज व्हाट इज IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। दिस इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये PSLV के, इसरो के PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के ऊपर माउंट कर रखा है, जो कि ये 4th स्टेज PSLV की है, वहाँ पे ये उसके ऊपर ही ऑपरेट करेगा प्लेटफॉर्म। इसको ये 4th स्टेज ऑफ PSLV से ही मिलेगा। तो ये अपने आप में यूनिक है, ऐसा भी पहली बार ही हुआ है यहाँ पे, यूनिक इनिशिएटिव है। चाइना ने अपने एस्पेनेज लॉ के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। 2014 का लॉ 2014 का, जिसमें अब 2023 में चाइना ने चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो चाइना की पार्लियामेंट है, उसने स्वीपिंग अमेंडमेंट टू चाइना's anti-espionage law has been approved, broadening the scope of what may be defined as activities related to spying and national security। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को स्पाइंग और नेशनल सिक्योरिटी बोलेंगे, उसके डेफिनेशन को इन्होंने काफ़ी चेंज किया, काफ़ी ब्रॉड कर दिया है। यानी कुछ ऐसी बातें जो नॉर्मली पहले नेशनल सिक्योरिटी इशू नहीं बना करती थी, अब इसकी नई अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बन जाएंगी। डोंग यू यहाँ पे एक नाम है,
इनको 1 साल पहले अरेस्ट किया गया था वाइल मीटिंग विद अ चाइनीज डिप्लोमेट ओ जापानीज डिप्लोमेट। जापानीज डिप्लोमेट के साथ एक मीटिंग होने की जिनको अरेस्ट कर लिया गया। और अमेरिकन और जापानीज के साथ इनके कॉन्टैक्ट हैं, इस चीज़ को लेकर इस बिन एक्यूज ऑफ स्पाइंग स्पाइंग का इन पर चार्ज लगाया गया है। तो ये नई एंटी एस्पेनेज जो अमेंडमेंट होंगी वो क्या करेंगे, दे विल इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑन साइबर एस्पेनेज एंड क्लियरली डिफाइन साइबर अटैक्स, इंट्रूजन्स, इंटरफेरेंस, कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन एज एस्पेनेज। जो भी ये एक्टिविटीज़ अगर होंगी, साइबर अटैक होंगे, इंट्रूजन्स होंगी, इंटरफेयर कोई करेगा, कंट्रोल डिस्ट्रक्शन करेगा, तो ये सब के सब एस्पेनेज कहलाएंगी एज पर द न्यू अमेंडमेंट्स। अब एक नोट था, साइकेडेलिक सब्सटेंसेस जैसे एलएसडी हो गया, जो भी ऐसे सब्सटेंसेस जो एडिक्टिव होते हैं उनको साइकेडेलिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये है क्या, ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट अल्टर परसेप्शन, मूड एंड थॉट प्रोसेसिंग व्हाइल अ पर्सन इज स्टिल क्लियरली कॉन्शियस। पूरे होश में रहते हुए ये मूड को अल्टर करते हैं। इंडिया में हालांकि ये बैन है अंडर एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट। ये 1985 का एक्ट है जिसमें सब कुछ बैन है। इसकी सेल, परचेज, पोजेसन, किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट, ग्रो करना, ट्रांसपोर्ट करना, सब कुछ पूरी तरह से बैन है। ठीक है, बट नाउ दिस साइकेडेलिक सब्सटेंसेज आर एमर्जिंग इन रिसर्च। इनको रिसर्च में काफ़ी यूज़ किया जा रहा है एज ए प्रॉमिसिंग वे टू ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, डिप्रेशन को ठीक करने में, एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर को करेक्ट करने में इनको यूज़ किया जा रहा है। इन रिसर्च में इनको हम अभी यूज़ कर रहे हैं। मीटी कम्युनिटी ये मणिपुर में है। हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि मीटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में ऐड करने के लिए रिकमेंडेशन कर दीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिल एरियाज कमेटी रादर जो मणिपुर की है, उन्होंने एक उल्टा रेजोल्यूशन पास कर दिया कि मीटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अपोजिंग देयर इंक्लूजन। इसको लेके मीटी कम्युनिटी ने ये कहा कि नाउ दे विल फाइल कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना है, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है। लेकिन अब हाल फिलहाल में जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मीटी कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है मणिपुर की, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है, सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। इनमें और जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे, उनके बीच में क्लैश हो गए हैं, और क्लैश इतने हो गए हैं कि 9,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। 9,000 लोग अब तक गांव में से मणिपुर के डिस्प्लेस हो चुके हैं, और सरकार की काफ़ी कोशिशों के बावजूद ये कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। अब सरकार ने, काफ़ी बड़ी बात है, शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। शूट एट साइट, अगर परसुएशन से, वार्निंग से, बातचीत से हल ना निकले तो शूट एट साइट करो और ये दंगे इनको ख़त्म करो। तो दिस वॉज अबाउट मीटी कम्युनिटी मणिपुर। नाउ नेक्स्ट, लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज। अब ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ठीक है। रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, क्रिया, इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया। इनके अकॉर्डिंग 5 कंट्री, इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई और सिंगापुर, ये रशियन ऑयल खरीदती हैं, उसको अपनी कंट्री में प्रोसेस करती हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचती हैं। पहले रसिया से यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ठीक था। अब क्योंकि इन लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज से होके आता है, तो यूरोप को ये सब महंगा पड़ रहा है। जो सैंक्शन यूरोप ने मिलके लगाए रसिया के अगेंस्ट, जिसके चलते वो रसिया से क्रूड ऑयल या प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, लेकिन इन लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज से उनको खरीदना पड़ रहा है, जिसमें ये 5 कंट्री हैं, और इनमें इंडिया नंबर 1 है इस काम को करने में। तो इंडिया इन अप्रैल की बात करते हैं, रिमेंड हाईएस्ट ग्लोबल कंज्यूमर ऑफ सीबोन रशियन ऑयल फॉर अ 5th मंथ। लगातार 5वें महीने तक भारत रशियन क्रूड ऑयल का हाईएस्ट कंज्यूमर रहा है, सबसे ज़्यादा भारत ने खरीदा है। और बाकी कंट्रीज अहेड ऑफ ऑल अदर कंट्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड प्रोडक्ट, और दूसरी कंट्रीज से आगे भारत एक्सपोर्ट करने में भी है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना, उसको हमें प्रोसेस के क्रूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना।
उसमें इंडिया नंबर वन है। 3.8 मिलियन टन ऑफ ऑयल प्रोडक्ट टू प्राइस कैप कोलिशन कंट्रीज। प्राइस कैप कोलिशन कंट्री वो है जो कि यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, जो कि उन्होंने एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर रखा है $60 पर। $60 पर बैरल से ऊपर ये रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगी, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई, सिंगापुर, लॉन्ड्रो का मतलब है लॉन्ड्री में जैसे धुलाई होती है, तो यहाँ पे बेशक डायरेक्टली नहीं खरीदना, लेकिन इंडिया क्रूड ऑयल लेके रसिया से उसकी धुलाई करके और फिर वापस प्रोसेस करके मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को इन सबको बेच रहा है, तो इंडिया पैसा कमा रहा है। इससे ये जो क्रिया है बेचारी थोड़ी सी नाराज़ है। जेपी मोर्गन एंड जेपी मोर्गन एंड कंपनी विल बाई मोस्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को बेस्ड फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। ये एक और बैंक अमेरिका में इस साल के अंदर अंदर तीसरा बैंक जो फेल हुआ है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, इसको खरीदने के लिए जेपी मोर्गन ने बोल दिया है शी विल बाई दिस फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर, और ये सिलिकॉन वैली बैंक इससे पहले, सिग्नेचर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इससे पहले, ये भी ये बैंक ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके हैं। नाउ दिस हैज बिकम थर्ड बैंक टू कोलैप्स। नेक्स्ट S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI, ये रिलीज हुआ अभी, जिसमें जो इंडेक्स में स्कोर है 57.2 हो गया फ्रॉम 56.4 इन मार्च, यानी थोड़ा सा बढ़ गया। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट रिकॉर्ड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ सो फार इन 2023 ड्यूरिंग अप्रैल। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMI। PMI स्टैंड्स फॉर, एक और अनफॉर्चुनेट न्यूज यहाँ पे आई, गो फर्स्ट जो कि लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन है, हैज़ ऑल्सो फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी, इसने भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। एप्लीकेशन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे लगा दी है और अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को एकदम से इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। रीज़न क्या बताया इन्होंने, जो इनके एयरक्राफ्ट में इंजन लगते हैं वो है प्रैट एंड वाइटने इंजन्स, और ये इंजन काफ़ी टाइम से ख़राब हो रहे हैं, इनको रिपेयर करने के लिए कंपनी का कोई रिपेयरर नहीं आ रहा है, वर्कर नहीं आ रहा है, और ना ही कंपनी इनको रिप्लेस करे, नई नई भेज रही है, ठीक है। जिसकी वजह से इनके काफ़ी सारे प्लेन्स ग्राउंडेड, दे ऑल हैव बीन ग्राउंडेड, ग्राउंड हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो DGCA इन्हें इनको नोटिस सर्व किया कि एकदम से कैसे आप विदाउट प्रायर नोटिस ऐसे फ्लाइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका ये कहना है कि अगर कोई एयरलाइन ऐसे अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया, देन इट इज़ इनकम्पेंड अपॉन दैट एयरलाइन टू मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स, दूसरे उसको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके देने होते हैं। तो देखते हैं, गो फर्स्ट ये एयरलाइन बड़ी प्रॉब्लम से हमारे इंडिया में चल रही है, चाहे वो एयर इंडिया हो। एयर इंडिया हालांकि टाटा को जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे अभी एयर इंडिया के जो चीफ हैं उनको भी नोटिस दिया था DGCA ने। एयर इंडिया के पायलट एक फीमेल फ्रेंड को लेके कॉकपिट में उन्होंने ट्रैवल करवाया, तो विच इज़ अगेंस्ट रूल्स, इसको लेके नोटिस गया। स्पाइस जेट लगातार लॉस पे लॉस रिपोर्ट कर ही रही है, हालांकि अब अजय सिंह हैं संभाल रहे हैं, देखते हैं। तो ये आपका एयरलाइन जेट एयरवेज आप देख चुके हैं ऑलरेडी। जेट एयरवेज ने 2019 में इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन लगाती थी, जिसको खरीद लिया गया था, फिर बाद में जेट एयरवेज को चलाने के, रिस्टार्ट करने के राइट्स मिल गए थे JKC कंजोर्शियम, जलान कालरोक कंजोर्शियम को मिल गया था, जलान कालरोक कंजोर्शियम। अभी यहाँ पे वायनाड डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में, ओपन डिफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स में वायनाड फ्रॉम केरला हैज़ एमर्ज नंबर 1। वायनाड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम केरला हैज़ एमर्ज नंबर 1 इन ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स, ओपन डिफिकेशन फ्री, स्वच्छ भारत ओपन डिफिकेशन फ्री रैंकिंग्स। एक खादर अदनान है, ये कौन है, इनकी डेथ हो गई है। तो ये 45 साल के थे। ही बिकेम फर्स्ट लॉन्ग टर्म हंगर स्ट्राइकर टू डाई इन इजराइल्स कस्टडी। इसराइल की कस्टडी में मरने वाले भूख हड़ताल से 45 साल के ये पहले लॉन्ग टर्म हंगर स्ट्राइकर बने।
तो इसराइल ने मास डिटेंशन कर रखा है पेलेस्टीनियंस का बिना किसी चार्ज के। उसको लेके जो डिटेंड पर्सन हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक वहाँ पे स्टार्ट की, हंगर स्ट्राइक, और उसमें डेथ हो गई खादर अदनान की, और ये बड़े लीडिंग फिगर थे उसमें। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने रानिल विक्रमासिंघे जी ने ये अनाउंस किया है कि ये कोशिश करेंगे जो इतने सालों से एथनिक प्रॉब्लम जो चली आ रही है मेजोरिटी माइनॉरिटीज़ के बीच में, जैसे में सिन्हालीज वहाँ पे मेजोरिटी में है और बाकी तमिल, मुस्लिम, बर्गर ये सब माइनॉरिटी में है। यहाँ पे सभी का ध्यान रखा जाएगा, सभी के फ़ायदे के लिए यहाँ पे बातें होंगी, सभी के इंटरेस्ट, तो एक म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन यहाँ पे ये निकालेंगे। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ही कॉल्ड ओवर इंडिया फॉर सॉल्यूशन ओवर रोहिंग्या इशू। रोहिंग्या म्यांमार में, म्यांमार बेस्ड है वैसे, लेकिन इनके खिलाफ शूट आउट हुआ तो ये देश छोड़ के भाग गए और इन्होंने आसपास की कंट्रीज़ में रेफ्यूज़ लिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश ने इनको दिया। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है प्रोलॉन्ग स्टे से, अब वहाँ पे इश्यूज़ खड़े होना सिक्योरिटी के, जिसमें से टेररिज्म भी एक है। तो अब इसको देखते हुए नई न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं ये मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के, जिन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है। हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्डेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये 2016 के बाद से अब तक का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है 36.4%। पाकिस्तान के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से टोटल जो $6.4 बिलियन का इनको बेल आउट पैकेज मिलना है, उसमें से $1.1 मिलियन का एक जो पार्ट ऑफ पैकेज इनको मिलना था, उसको लेकर अभी टॉक्स इनकी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। हालांकि अभी यूएई ने अनाउंस कर दिया यूएई वुड प्रोवाइड देम फंड्स टू द ट्यून ऑफ $1 बिलियन। $1 बिलियन। गोवा विल होस्ट शंघाई कोऑपरेशन और फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ये हो चुकी है, अब चल रही है, 1-2 दिन और चलेगी। गोवा में चल रही है, जो भी एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एस जयशंकर इन सबको होस्ट करेंगे, इंडिया फॉरेन मिनिस्टर। सी यू चेन, ये एक पोर्टल अभी अभी लॉन्च किया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। चेन मीन्स अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट। तो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज होंगी वो सब इस सी यू चेन पोर्टल पे अवेलेबल होंगी, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए, और यूनिवर्सिटीज़ को भी क्वालिफाइड फैकल्टी मिल जाए। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार चेयरमैन ऑफ यूजीसी। नेक्स्ट, युगांडा पासिस हार्स एंटी लेस्बियन के बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर क्वीर बिल। इन्होंने काफ़ी हार्श बिल बना दिया है इनके अगेंस्ट। हालांकि युगांडा में ऑलरेडी गेज आर नॉट अलाउड इन युगांडा एज पर कॉलोनियल लॉ पहले से जो चली आ रही है, लेकिन अब इन्होंने और ज़्यादा हार्श बना दिया गया है। कॉन्डेमनेशन है, दिस इज कॉन्डेमनेशन। दिस बिल ड्रू कॉन्डेमनेशन फ्रॉम यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस एंड मेजर कॉरपोरेशन। उन सब ने इस बिल को कॉन्डेम किया है कि ये अच्छा बिल नहीं है। इसमें होमोसेक्सुअलिटी के लिए 20 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है, और डेथ पेनल्टी भी है, डेथ पेनल्टी फॉर एग्रेवेटेड होमोसेक्सुअलिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज अ टर्म यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू डिस्क्राइब एक्शंस इंक्लूडिंग हैविंग गे सेक्स व्हेन एचआईवी पॉजिटिव। तो ये इन्होंने एग्रेवेटेड होमोसेक्सुअल के लिए डेथ पेनल्टी अनाउंस की है। तो नाउ दिस लेजिस्लेशन विल बी प्रेजेंटेड फॉर प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी। अब इनके प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसेवेनी, जिनके पास ये साइन होने के लिए जाएगी। अब देखते हैं क्या करेंगे, इसको साइन कर देंगे या इसको वीटो कर लेंगे या इसको दोबारा रिटर्न करेंगे पार्लियामेंट के पास फॉर रिकन्सिडरेशन। तो लेट्स सी। पहली बार 15 साल में ऐसा हुआ है कि हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर स्ट्राइक पे गए पेमेंट इश्यूज को लेके। ये आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन अभी दोबारा से न्यूज़ में आ गया, जहाँ पे अगर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करते हैं, अगर दो हस्बैंड वाइफ दो पार्टी हैं और उनको डाइवोर्स लेना है, तो वो किसी भी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ पे जाएंगे, अपने अपने जो भी उनको लगता है
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जाने के बाद पिटीशन मूव होगी फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 6 मंथ से 18 मंथ्स का टाइम उनको देंगे दोबारा से सोचने के लिए, कंसिडर करने के लिए कि डाइवोर्स लेना या नहीं लेना। उसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। तो कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद सपोज करो कम से कम 6 मंथ्स का पीरियड है, 6 मंथ्स के बाद दोबारा ये जाएंगे और दोबारा बोलेंगे कि हाँ हमें डाइवोर्स लेना ही है, तो इनको डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये 6 मंथ बहुत ज़्यादा लगते हैं, पार्टीज़ को किसी दूसरे कंट्री में जाना, कोई और ऐसी इमरजेंसी है कि 6 मंथ्स वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में सेक्शन 13B के अंदर जो प्रोविज़न दिया हुआ है 6 to 18 मंथ्स, ये हिंदू में रिजेक्ट का प्रोविज़न है। वेटिंग पीरियड यानी कूलिंग ऑफ पीरियड जो लोकल कोर्ट देगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगा टू एनुअल मैरिज बाई म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दे कैन इशू ऑर्डर टू डू अवे विद दिस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 6 to 18 मंथ्स कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, तो कोर्ट अगर चाहें तो 142 यूज कर सकते हैं। 142 है क्या? आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो कि पार्टीज में जस्टिस करने के लिए उनको लगता है ज़रूरी है। सेंसस 2011 की बात करें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो डाइवोर्स्ड है उसका 3 गुना हिस्सा है, वो जो सेपरेटेड है, अलग अलग रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन डाइवोर्स्ड नहीं है। दैट इज थ्राइस देन द डाइवोर्सेज। तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई 2023 को ऑब्जर्व हुआ। इस थीम इसका शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीकन जर्नलिस्ट नामीबिया में गेदर हुए थे जहाँ को उन्होंने प्रपोज किया था 3 मई एज ए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसको फिर यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने अप्रूव किया था 1993 में। सो दिस वाज अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये है मीरा सयाल, तो सी विल बी कॉन्फर्ड विद बाफ्ता टीवी फेलोशिप, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स, इनको इसकी फेलोशिप मिलेगी। तो ये स्टार्ड इन हिट BBC कॉमेडीज, ये BBC कॉमेडीज गुडनेस, ग्रेसियस मी, द कुमार सेट नंबर 42, इन सब में इनमें ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। शी वॉन द हाई। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, गीता प्रेस गोरखपुर के 100 साल पूरे हो गए हैं। 100 साल पूरे होने पे मोदी जी ने इनको बड़ा ही कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट दिया है, धन्यवाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। तो इसी के साथ आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी, तब तक आप पढ़ें, सीखें, याद करें। गुड बाय।